नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम जीके पर। हम आपके लिए आज लेकर आए हैं स्पेशल टॉपिक से सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए मास्टर वीडियो हैं। लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग सेट किए गए ये क्वेश्चंस आप पूरा सॉल्व करके देखिए वीडियो और चेक करिए कितनी तैयारी है आपकी। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम हर दिन आपके लिए वीडियोस लेकर आते हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी तीनों प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इनमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो शिखर धवन प्रश्न का सही उत्तर है। तीनों फॉर्मेट से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में किसे शीर्ष स्थान मिला है? नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा मनीला को शीर्ष स्थान मिला है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नए केंद्रीय गृह सचिव का पदभार किसने संभाला है? नए केंद्रीय गृह सचिव का पदभार किसने संभाला है? तो सही उत्तर हो जाएगा गोविंद मोहन जी ने नए केंद्रीय गृह सचिव का पदभार संभाला है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर किसने एक ई पत्रिका सपनों की उड़ान जारी की है? तो सपनों की उड़ान ई पत्रिका राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर किसने जारी की है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान जी। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को 4 भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री भीष्म क्यूब भेंट किए हैं? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा सहयोग हित एंड मैत्री भीष्म क्यूब ये भेंट किए हैं यूक्रेन को भारत ने। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोसाने डायमंड लीग प्रतियोगिता में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में दूसरा स्थान किसने हासिल किया है? तो पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में दूसरा स्थान हासिल किया है नीरज चोपड़ा जी ने। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किसे सीनियर पुरुष टीम का सहायक कोच नियुक्त किया है? अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किसे सीनियर पुरुष टीम का सहायक कोच नियुक्त किया है? तो आर श्रीधर प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न है, किस अफ्रीकी देश में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है? तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है बोत्सवाना में। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजधानी दिल्ली में क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सिटीज 1 का शुभारंभ किसने किया है? तो राजधानी दिल्ली में क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 का शुभारंभ जो है ये अश्विनी वैष्णव ने किया है। ऑप्शन नंबर अश्विनी वैष्णव सही उत्तर हो जाएगा। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय और गैर बाध्यकारी आपूर्ति व्यवस्था की सुरक्षा समझौता हुआ है? तो भारत और जो देश है यह है अमेरिका, जिसके बीच में द्विपक्षीय और गैर बाध्यकारी आपूर्ति व्यवस्था की सुरक्षा का समझौता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में खेलो इंडिया अस्मिता योगासन लीग शुरू हुई है? तो खेलो इंडिया अस्मिता योगासन लीग जो है यह बिहार राज्य में शुरू हुई है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के नए अध्यक्ष फारूक अहमद बने हैं। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के सचिव का कार्यभार किसने संभाला है? तो उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के सचिव का कार्यभार अमरदीप सिंह भाटिया ने संभाला है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल समन और वारंट नियमों को औपचारिक रूप देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो डिजिटल समन और वारंट नियमों को औपचारिक रूप देने वाला देश का पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय नौसेना ने समुद्री उपकरणों और प्रणालियों के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के साथ समझौता किया है? तो भारतीय नौसेना ने समुद्री उपकरणों और प्रणालियों के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ऑप्शन नंबर भारत अर्थ मूवर लिमिटेड के साथ में समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी ने महिला टी20 विश्व कप के 9वें संस्करण को बांग्लादेश से कहां स्थानांतरित कर दिया है? तो 9वें संस्करण को बांग्लादेश से स्थानांतरित करके अब संयुक्त अरब अमीरात में कर दिया गया है।
अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय रेसलर ने कांस्य पदक जीता है? तो अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय रेसलर रौनक दाहिया ने कांस्य पदक जीता है। 2 दिवसीय भारत यूरोपीय संघ ट्रैक सम्मेलन कहां पर शुरू हुआ है? तो 2 दिवसीय भारत यूरोपीय संघ ट्रैक सम्मेलन जो है यह नई दिल्ली में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में किसे लगातार दूसरे वर्ष दुनिया का टॉप सेंट्रल बैंकर चुना गया है? तो दुनिया का टॉप सेंट्रल बैंकर शक्तिकांत दास को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मल परियोजना का ऑनलाइन निगरानी पोर्टल प्रॉम्प्ट किसने लॉन्च किया है? तो थर्मल परियोजनाओं का ऑनलाइन निगरानी पोर्टल प्रॉम्प्ट जो है मनोहर लाल खट्टर ने लॉन्च किया है। सही उत्तर हो जाएगा। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का कार्यभार किसने ग्रहण किया है? तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का कार्यभार अशोक कुमार सिंह ने जो है ग्रहण किया है। भारत किस संगठन के साथ 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन भारत ईयू ट्रैक 1.5 की मेजबानी करेगा? तो भारत यूरोपीय संघ के साथ में भारत ईयू ट्रैक 1.5 की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन में होने वाली बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2024 के लिए भारत ने कितने खिलाड़ियों का दल भेजा है? तो चीन में होने वाली जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 के लिए भारत ने 39 खिलाड़ियों का दल भेजा है। नई दिल्ली में भारत प्रथम नीति निर्माता फोरम का उद्घाटन किसने किया है? तो नई दिल्ली में प्रथम नीति निर्माता फोरम का उद्घाटन जेपी नड्डा जी ने किया है। रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के लिए किस देश के रक्षा और विदेश मंत्री की मेजबानी करेंगे? तो रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री जो है यह जापान देश के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री की मेजबानी करेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल के समुद्री बचाव समन्वय केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? तो समुद्री बचाव समन्वय केंद्र का उद्घाटन राजनाथ सिंह जी ने किया है। नेक्स्ट है, बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो जूनियर चैंपियनशिप 2024 का आयोजन चीन में किया गया है। भारत और किस देश के बीच फिर से यात्री नौका सेवा शुरू हुई है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में फिर से यात्री सेवा नौका शुरू हुई है। नेपाली भाषा साहित्य संस्कृति और दर्शन पर शोध करने के लिए नेपाल एकेडमी और किस विश्वविद्यालय के बीच में समझौता हुआ है? तो ये समझौता बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और नेपाल एकेडमी के बीच में हुआ है। केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति कमेटी ने किसे अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का विशेष सचिव नियुक्त किया है? तो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का विशेष सचिव चंद्रशेखर कुमार जी को नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये थे सीरीज के क्वेश्चन। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम जीके के आज के इस नए वीडियो में। हम पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम आपके लिए सेपरेट क्वेश्चन लेके आए हैं हिस्ट्री के, क्योंकि ये प्रश्न आते तो सबको हैं लेकिन रिवीजन ना होने की वजह से आपके गलत होते हैं। तो आगे ये प्रश्न आपके गलत ना हो, क्योंकि रिपीट पर ये हमेशा पूछे जाते हैं, तो इनको अच्छे से याद कर लीजिए। ये 30 प्रश्न हिस्ट्री के आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन यूट्यूब की तरफ से नहीं जाते हैं, आपको खुद चैनल पर आकर रोज वीडियो देखने होंगे। तो सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो सका या नहीं है उसे हम किस काल के नाम से जानते हैं? तो जिस काल का कोई लिखित विवरण नहीं है उसे हम प्रागैतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? अगर आपने एग्जाम दिए हैं तो ये प्रश्न आपको कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिले होंगे, इसीलिए इन्हें रिपीट प्रश्न बोला जाता है। आदि मानव ने सर्वप्रथम जो है पालतू बनाया था किसे? तो यह कुत्ते को पालतू बनाया था। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, आधुनिक होमो सेपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। आधुनिक होमो सेपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ है? तो यह
होमोसेपियंस मानव का उद्भव जो है उच्च पुरापाषाण काल में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, मानव को आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ हुआ? मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया? तो मानव ने आग का प्रयोग नवपाषाण काल में प्रारंभ किया। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो मानव ने सर्वप्रथम धातु जो प्रयोग की थी वह थी तांबा। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कॉपर धातु का प्रयोग मानव ने सबसे पहले किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है? तो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है ऑप्शन नंबर पाषाण संस्कृतियों को। सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल कौन सी थी? तो मानव के द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल गेहूं। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है, गेहूं की फसल सबसे पहले मानव के द्वारा उपयोग में लाई गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक और उपभोक्ता कब बना? मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक और उपभोक्ता कब बना? तो खाद्य पदार्थों का उत्पादक और उपभोक्ता मानव जो है वह नवपाषाण काल में बना। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कौन पुरातत्वविद या पुरातत्ववेत्ता हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित हैं? तो पुरातत्वविद या पुरातत्ववेत्ता जो हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित हैं उनका नाम है दयाराम साहनी। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, यह आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है सिंधु घाटी सभ्यता। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हड़प्पा के स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई थी? तो हड़प्पा के स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति जो है यह प्राप्त हुई थी मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा कथन असत्य कथन है? इनमें से कौन सा कथन असत्य कथन है? तो ऑप्शन नंबर डी, सिंधु घाटी सभ्यता में गाय अंकित मोहरें सबसे कम संख्या में प्राप्त हुई थी, यह कथन असत्य है। बाकी कालीबंगा से जुते खेत के साक्ष्य मिलते हैं। सिंधु घाटी की लिपि की सूचना मोहरों से प्राप्त होती है। सुरकोतदा से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये सभी सत्य कथन है प्रागैतिहासिक इतिहास के या सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित चैप्टर से। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रसिद्ध पशुपति की मोहर कहां से मिली है? तो प्रसिद्ध पशुपति की मोहर मोहनजोदड़ो नामक स्थान से मिली है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहां से मिलता है? तो सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य लोथल नामक स्थान से मिलता है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार माफ करिएगा सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहां से प्राप्त हुआ है? तो ग्रेट ग्रैनरी अन्नागार जो है सिंधु सभ्यता में यह मोहनजोदड़ो नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी जोड़ी असत्य जोड़ी है? सागर तट और नदी तट, है ना। सागर तट नगर तट माफ करिएगा नगर तट और नदी। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा हड़प्पा नगर नदी सागर तट हड़प्पा सिंधु। यहां पर लोथल आना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा, हड़प्पा जो है लोथल से संबंधित है, सिंधु से संबंधित नहीं है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए हड़प्पा में जो नदी तट आएगा, नगर सागर तट है हो रहा है या मतलब इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि कोई एक नगर है वो किस सागर या नदी के किनारे है। तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, कालीबंगा घग्गर के किनारे है, आलमगीरपुर हिंडन के किनारे है। हड़प्पा जो है यहाँ पर लोथल आना चाहिए था, है ना, लेकिन सिंधु लिखा हुआ है तो ये कथन असत्य है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या है? तो सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2500 से 1750 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ गुप्त काल से, गुप्ता एम्पायर से माना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? तो ऋग्वैदिक आर्य
प्रकृति की पूजा करते थे, नेचर की पूजा करते थे। राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्लीज वीडियो को अगर देख रहे हैं तो लाइक करना ना भूलें, लाइक जरूर करें और अपने ग्रुप में शेयर जरूर करें। आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। वीडियो पर मेहनत खूब होती है लेकिन लाइक शेयर कमेंट्स नहीं आते हैं, व्यूज नहीं आते हैं, तो प्लीज थोड़ा सा हेल्प जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, आर्य भारत में सबसे पहले कहां बसे थे? तो आर्य भारत में सप्त सिंधु प्रदेश में सबसे पहले बसे थे। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है? तो आर्यों का मूल निवास स्थान एशिया माइनर है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गायत्री मंत्र किससे संबंधित है? तो गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद से संबंधित है, ऋग्वेद से लिया गया है गायत्री मंत्र। राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सत्यमेव जयते की उक्ति कहां से ली गई है? यह प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऋग्वेद का नवां मंडल किस एक को समर्पित सूक्तों का संग्रह है? तो ऋग्वेद का नवां मंडल जो है सोम को समर्पित सूक्तों का संग्रह है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर है। निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो प्राचीनतम वेद इनमें से ऋग्वेद है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सबसे प्रथम और सबसे प्राचीन, सबसे पहला वेद ऋग्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? तो उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इंद्र का स्थान किस देवता? प्रजापति को मिला था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा कथन इनमें से असत्य है? कौन सा कथन इनमें से असत्य है? तो ऑप्शन नंबर सी इनमें से असत्य है। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को सभा में प्रवेश करने की अनुमति थी, जबकि ऋग्वैदिक काल में ऐसा नहीं था। यह कथन इनमें से असत्य है। राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी सत्य कथन है, इनको याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन के आंसर के रूप में आते हैं ये। नेक्स्ट है, असत्य कथन को चुनना है। नदियों का प्राचीन नाम और आधुनिक नाम है वितस्तुता झेलम, परुष्णी रावी, सतुद्री स्वाद, बिपाशा व्यास। तो सतुद्री स्वाद जो है यह आपका ऑप्शन इनमें से गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है? तो गद्य और पद्य दोनों में यजुर्वेद है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने कम्युनिटी में शेयर किया है, आप जाके देख सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अगर आपने अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर याद नहीं किया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सही सुमेलित नहीं है? अच्छा, जो भी क्वेश्चन सत्य और असत्य वाले हैं इन सबके आंसर मैं कम्युनिटी में शेयर कर देता हूं। आपने अगर वो क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिएगा। कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर चेदी और पोटली ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ, मगध महाजनपद की राजधानी गिरिव्रज, मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशावती, ये सब सुमेलित हैं। तो दोस्तों ये थे हिस्ट्री के 30 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें और जरूर वीडियो देखकर कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम जीके में। दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और ये लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं जो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आप अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा और पूरा वीडियो देखकर चेक करिए कि आपसे कितने करंट अफेयर्स बन रहे हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए पर डे अपडेटेड क्वेश्चंस लेकर आते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, भारत के किस राज्य में खेलो इंडिया अस्मिता योगासन लीग शुरू हुई है? तो भारत के राज्य बिहार में यह खेलो इंडिया अस्मिता योगासन लीग शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं फारूक अहमद। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के सचिव का कार्यभार किसने संभाला है? तो उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के सचिव का कार्यभार संभाला है अमरदीप सिंह भाटिया जी ने। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल समन और वारंट नियमों को औपचारिक रूप देने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो डिजिटल समन और वारंट नियमों को औपचारिक रूप देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय नौसेना ने समुद्री उपकरणों और प्रणालियों के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के साथ में समझौता किया है? तो भारतीय नौसेना ने यह समझौता भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के साथ में किया है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी ने महिला टी20 विश्व कप के 9वें संस्करण को बांग्लादेश से कहां स्थानांतरित कर दिया है? तो आईसीसी ने यह स्थानांतरण बांग्लादेश से अब संयुक्त अरब अमीरात में कर दिया है। अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय रेसलर ने कांस्य पदक जीता है? तो भारतीय रेसलर जिन्होंने कांस्य पदक जीता है उनका नाम है रौनक दाहिया। सही उत्तर हो जाएगा। 2 दिवसीय भारत यूरोपीय संघ ट्रैक सम्मेलन कहां पर शुरू हुआ है? तो 2 दिवसीय भारत यूरोपीय संघ ट्रैक सम्मेलन जो है यह नई दिल्ली में शुरू हुआ है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में किसे लगातार दूसरे वर्ष दुनिया का टॉप सेंट्रल बैंकर चुना गया है? तो टॉप सेंट्रल बैंकर जो है शक्तिकांत दास जी हैं। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थर्मल परियोजनाओं को ऑनलाइन निगरानी पोर्टल यानी कि प्रॉम्प्ट किसने लॉन्च किया है? तो थर्मल परियोजनाओं का ऑनलाइन निगरानी पोर्टल प्रॉम्प्ट जो है यह लॉन्च किया है मनोहर लाल खट्टर ने। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय तटरक्षक बल के समुद्री बचाव समन्वय केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? तो भारतीय तटरक्षक बल के समुद्री बचाव समन्वय केंद्र का उद्घाटन जो है राजनाथ सिंह जी ने किया है। सही उत्तर हो जाएगा। बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2024 का आयोजन जो है यह चीन में किया गया है। सही उत्तर हो जाएगा। भारत और किस देश के बीच से फिर से यात्री नौका सेवा शुरू हुई है? तो भारत और यह देश है श्रीलंका, जिसके बीच में यात्री नौका सेवा फिर से शुरू हुई है। नेपाली भाषा, साहित्य, संस्कृति और दर्शन पर शोध करने के लिए नेपाल अकेडमी और किस विश्वविद्यालय के बीच में समझौता हुआ है? तो नेपाल अकेडमी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के साथ में यह समझौता किया है। केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति कमेटी ने किसे अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का विशेष सचिव नियुक्त किया है? तो केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति कमेटी ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का विशेष सचिव नियुक्त किया है चंद्रशेखर कुमार जी को। सही उत्तर है। आगामी पेरिस पैरालंपिक 2024 खेलों में भारत के कितने खिलाड़ियों का दल भेजा गया है? तो पैरालंपिक 2024 खेलों में भारत के 84 खिलाड़ियों का दल भेजा गया है। 17वें दिव्य कला मेला का उद्घाटन किसने किया है? तो 17वें दिव्य कला मेला का उद्घाटन किया है ऑप्शन नंबर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी ने। सही उत्तर हो जाएगा। 17वें नेशनल फिल्म अवार्ड में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? तो 17वें नेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ऋषभ शेट्टी ने जीता है। सही उत्तर हो जाएगा। पेंतोंग पेंतोंग तार्न शिनावात्रा किस देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है? तो पेंतोंग तार्न शिनावात्रा ये बनी है थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री। केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति कमेटी ने किसे नया वित्तीय सेवा सचिव नियुक्त किया है? तो केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति कमेटी ने नया वित्तीय सेवा सचिव जो है ये नागराजू मद्दीराला जी को नियुक्त किया है। भारतीय क्रिकेट टीम के नए बॉलिंग कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय क्रिकेट टीम के नए बॉलिंग कोच के रूप में मार्ने मार्कल को नियुक्त किया गया है। भारत के किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को प्रथम नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है? तो प्रथम नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट का दर्जा मिला है भारत के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। केंद्र सरकार ने किसे गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया है? तो नए गृह सचिव के रूप में नियुक्ति मिली है गोविंद मोहन जी को। सही उत्तर हो जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय के नए डायरेक्टर कौन बने हैं? तो प्रवर्तन निदेशालय के नए डायरेक्टर बने हैं राहुल नवीन जी। थाईलैंड की संवैधानिक अदालत ने किसे पद से बर्खास्त कर दिया है? तो थाईलैंड की संवैधानिक अदालत ने पद से बर्खास्त कर दिया है श्रेतथा थावीसिन। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर पुलिस का विशेष महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो जम्मू कश्मीर पुलिस का विशेष महानिदेशक नलिन प्रभात जी को नियुक्त किया गया है। भारत के डेविस कप कोच पद से किसने अपना इस्तीफा दे दिया है? तो भारत के डेविस कप कोच पद से अपना इस्तीफा दिया है जीशान अली ने। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किसने किया है? तो कीट निगरानी प्रणाली का उद्घाटन शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है? तो मंकी पॉक्स वायरस को ग्लोबल
ग्लोबल तौर पर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। स्टारबक्स ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? तो स्टारबक्स ने ब्रायन निकोल को अपना नया सीईओ बनाया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और किस विश्वविद्यालय ने डिजिटल स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के साथ में मिलकर यह समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। विश्व बैडमिंटन संघ ने किसे पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी को 18 महीने के लिए निलंबित कर दिया है? तो विश्व बैडमिंटन संघ ने पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी को 18 महीने के लिए निलंबित किया है। इनका नाम है प्रमोद भगत। किस देश के उपराष्ट्रपति मोहम्मद जवाद जरीफ ने नियुक्ति के 11 दिन बाद त्यागपत्र दे दिया? तो ये है ईरान के, जिनके नियुक्ति के 11 दिन के बाद इन्होंने त्यागपत्र दे दिया है। छठे भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा संवाद का आयोजन कहां पर किया गया है? तो यह आयोजन कैनबरा में किया गया है। बफ संशोधन विधेयक 2024 के लिए संयुक्त संसदीय समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष बने हैं जगदंबिका पाल जी। सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी सीरीज के क्वेश्चन का वीडियो। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल फिर नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम जीके के आज के इस नए वीडियो में। हम आपके लिए लेकर आए हैं एमसीक्यू जीके टेस्ट सेट पेपर, और ये सीरीज आज से ब्रांड न्यू शुरू हुई है। हर दिन की सीरीज का नंबर आपको मिलेगा, तो अगर आपके क्वेश्चन छूट जाते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मॉर्निंग में रोज सुबह 6:30 बजे से और रात में 9 बजे से हमारे चैनल पर लाइव क्लास होती है। तो आप फ्री में क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो अपने दोस्तों को भी ये जानकारी जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का ये टेस्ट सेट पेपर शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, मिलिंद पन्हो क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपने कई एग्जाम्स में देखा है, प्रीवियस क्वेश्चन का सेट है। तो मिलिंद पन्हो क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यह एक बौद्ध पाठ है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मिलिंद पन्हो एक प्रकार से बौद्ध पाठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, चरक किसके राज चिकित्सक थे? जी हाँ दोस्तों, चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, चरक जो थे कनिष्क के राज चिकित्सक थे। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चिकित्सा के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? वह कौन सा कुषाण शासक था जो बौद्ध धर्म का संरक्षक माना जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कुषाण वंश का शासक कनिष्क जो था वह बौद्ध धर्म को लेकर काफी ज्यादा सजग था। उसको बौद्ध धर्म का संरक्षक भी कहा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन काल में कलिंग का एक महान शासक था? तो प्राचीन काल में कलिंग प्रदेश का महान शासक इनमें से कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा खारवेल। खारवेल प्राचीन काल में कलिंग के एक महान शासक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विद्या की सबसे पुरानी पीठ, विद्यालय या स्थल कौन सा है? तो विद्या की सबसे पुरानी पीठ इन चारों ऑप्शन में तक्षशिला है। तक्षशिला विद्या की सबसे पुरानी पीठ है, जो कि मौर्य युग के पूर्व ही स्थापित किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सतवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? सतवाहन एक वंश है, और सतवाहन वंश का सबसे बड़ा शासक कौन था? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा गौतमी पुत्र सतकर्णी सतवाहन वंश का सबसे बड़ा शासक था। राइट आंसर है। इस पर एक मूवी भी है, अगर आपने नहीं देखी तो जरूर देखिएगा, आपको गौतमी पुत्र के बारे में काफी जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में पहली बार किसान दिवस कब मनाया गया था? तो विश्व में पहली बार किसान दिवस मनाया गया था 1936 में। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं कौन सी हैं? गांधी जी किसको फॉलो करते थे, किसको मानते थे और अपनाने की सलाह देते थे? तो आप सभी को इसका आंसर पता ही है। गांधी जी जो हैं सत्य और अहिंसा को सबसे ज्यादा मानते थे। सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस गांधी जी के प्रमुख हथियार भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कोई नई अखिल भारतीय सेवा किस प्रकार शुरू की जा सकती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई नई अखिल भारतीय सेवा किस प्रकार शुरू की जा सकती है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा संविधान की धारा 312 के तहत संकल्प पारित करके कोई भी
जो है अखिल भारतीय सेवा जो है वो शुरू की जा सकती है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कोई भी नई अखिल भारतीय सेवा जो है यह 312 धारा 312 के अंतर्गत पारित करके शुरू की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का मुख्य अर्थ क्या था। दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ था स्वशासन, अपना शासन, वही स्वराज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। आप सभी को पता है सबके नाम उपनाम एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल बहादुर शास्त्री का जन्म किस वर्ष में हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म किस वर्ष में हुआ था। तो लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 1904 में उत्तर प्रदेश नामक स्थान पर हुआ था। आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश हमारे भारतीय राज्य है और राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए 1904 उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश के साथ भारत सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान के साथ में सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। और दोस्तों सबसे ज्यादा किसके साथ करता है ये आप मुझे कमेंट में बता दीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कितने देश यूएन जनरल असेंबली के सदस्य हैं। कितने देश यूएन जनरल असेंबली के सदस्य हैं। तो 193 देश यूएन जनरल असेंबली के सदस्य हैं। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ ऐसे प्रश्न जो आपको हमेशा याद रहने चाहिए, उनमें से एक है ये, कौन संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है। तो संयुक्त राष्ट्र कॉमन हाउस ऑफ कॉमन्स, ऑप्शन नंबर डी, यह संयुक्त राष्ट्र का जो है अंग नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यासी परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, ये संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा संसद है। तो दुनिया का सबसे बड़ा संसद चीन में, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या कितनी संख्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 है, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारत के लिए चुनौती पैदा नहीं करता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा। इनमें से कौन भारत के लिए चुनौती पैदा नहीं करता है। तो समाजवाद प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद निहित है, इसलिए यह चुनौती पैदा नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्न में से क्या स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक है। तो केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन, स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक के रूप में देखा जा सकता है। निम्नलिखित में से बहुल कार्यपालिका का उदाहरण क्या है। निम्नलिखित में से बहुल कार्यपालिका का उदाहरण क्या है। तो स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, बहुल कार्यपालिका का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चोल वंश भारत के किस भाग में अधिकतर शासक करते थे। यानी कि चोल वंश का शासन भारत के किस राज्य में था। तो भारत का दक्षिणी भारत जो था, चोल वंश भारत के दक्षिणी भाग पर शासन किए हैं अधिकतर स्थानों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने लंका सिंहल को पहले जीता था। तो लंका को सिंहल के नाम से भी जाना जाता है। तो लंका को सबसे पहले राजा राज प्रथम ने जीता था। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव राजवंश के शासन के दौरान हुआ था। अगला प्रश्न है धर्मराज रथ स्मारक कहां पर है। तो धर्मराज रथ स्मारक यह महाबलीपुरम में है। इसे रथ ये रथ जो है धर्मराज रथ, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक आता है, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि महाबलीपुरम में रथ मंदिर जो है किससे संबंधित है, तो उसको हम धर्मराज रथ के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है किसके शासनकाल में हेनसांग भारत आया था। ये हमेशा पूछा जाने वाला जीके का क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में हेनसांग भारत आया था। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसांग भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर किस वर्ष की आयु में सम्राट बना था। तो अकबर 13 वर्ष की आयु में सम्राट बना था। आप सभी को पता है कि उसकी युवा अवस्था तक उसके लिए एक संरक्षक का काम किया था। उस व्यक्ति का नाम आप कमेंट करके बताइए, देखते हैं जीके कितना स्ट्रांग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रयागराज को इलाहाबाद नाम किसने दिया था। प्रयागराज को इलाहाबाद नाम किसने दिया था। तो अकबर ने प्रयागराज को इलाहाबाद नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है। तो हमारे संविधान में अमेरिका के संविधान से न्यायिक समीक्षक की अवधारणा ली गई है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दोहरी नागरिकता किसकी विशेषता है? तो दोहरी नागरिकता संघीय सरकार की विशेषता है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया था? तो प्रस्तावना का संशोधन एक बार किया गया था। ऑप्शन नंबर एक बार प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का सेट। कैसे लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं और लाइव क्लास में जरूर जुड़ें। आप रात में 9 बजे से लाइव क्लास रहेगी, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम जीके पर। हम आपके लिए आज का ये प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो कि लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न सेट को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो पूरा वीडियो जरूर देखिए, बहुत ही छोटा वीडियो है। आपके लिए 50 क्वेश्चन मिलेंगे और ये MCQ क्वेश्चन रिपीट पर पूछे जाते हैं, तो इनको अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि इनमें से जीके हर एग्जाम में कन्फर्मली आता ही आता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता स्थल धोलावीरा जो है यह स्थित है ऑप्शन नंबर डी गुजरात राज्य में। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, गुजरात राज्य में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कलकत्ता में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन सी पुस्तक बराक ओबामा के द्वारा नहीं लिखी गई है? बराक ओबामा के द्वारा इनमें से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो बराक ओबामा के द्वारा इनमें से जो पुस्तक नहीं लिखी गई है वह है द लिविंग हिस्ट्री या लिविंग हिस्ट्री। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यह पुस्तक बराक ओबामा ने नहीं लिखी है, सही उत्तर हो जाएगा। इस पुस्तक को हिलेरी क्लिंटन ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है 15 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी है? तो कृष्णा की सहायक नदी इनमें से तुंगभद्रा नदी है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पौंडीचेरी किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है? पौंडीचेरी किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो मद्रास उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत पौंडीचेरी आता है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर लगभग कितने प्रतिशत थी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता प्रतिशत जो है लगभग 74%। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्यों के राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राज्यों के राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति का प्रावधान यह कनाडा देश की संसद, कनाडा देश के संविधान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो मौलिक कर्तव्य ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना यह मौलिक कर्तव्य में नहीं आता है। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, प्राकृतिक वातावरण की रक्षा करना, पर्यावरण की रक्षा करना, भारत की अखंडता, संप्रभुता और एकता की रक्षा करना, ये सभी हमारे कर्तव्य हैं। किस भारतीय पड़ोसी देश में एक भी बंदरगाह स्थित नहीं है? तो भारतीय पड़ोसी देश जिसमें एक भी बंदरगाह नहीं है यह है अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पद को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ जो है भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो भारत का सबसे बड़ा उत्पादक अभ्रक का राज्य जो है यह आंध्र प्रदेश है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान क्या है? तो भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान उच्चतम न्यायालय में उपस्थित है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है,
सलवाई की संधि के परिणाम स्वरूप निम्न में से किस युद्ध का अंत हुआ था? सलवाई की संधि के परिणाम स्वरूप निम्न में से किस युद्ध का अंत हुआ था? तो प्रथम मराठा युद्ध का अंत सलाबाई की संधि के परिणाम स्वरूप हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध हजार स्तंभ मंदिर किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध हजार स्तंभ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो हजार स्तंभ मंदिर जो है यह तेलंगाना राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यपगत का सिद्धांत किस गवर्नर जनरल के द्वारा लागू किया गया था? तो व्यपगत का सिद्धांत जो है यह लागू किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बेदांगल पक्षी अभ्यारण्य बेदान्यांगल पक्षी अभ्यारण्य जिसे अप्रैल 2022 में रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया था, भारत के किस राज्य में है? तो बेदान्यांगल पक्षी अभ्यारण्य जिसे 2022 में रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया था, यह तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी का संबंध टेनिस खेल से है? राइट आंसर क्या है? भारतीय खिलाड़ी टेनिस से संबंधित हैं, तो यह है महेश भूपति। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी कर्नाटक की सबसे बड़ी नदी है? इनमें से कौन सी नदी कर्नाटक की सबसे बड़ी नदी है? तो कृष्णा नदी कर्नाटक की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध राज्य में राष्ट्रपति शासन से है? तो राज्य में राष्ट्रपति शासन से अनुच्छेद जो संबंधित है वह है ऑप्शन नंबर 356। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार ऋणात्मक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है? तो ऋणात्मक जनसंख्या दशकीय वृद्धि है ना, ऋणात्मक 10 के जनसंख्या वृद्धि वाला एकमात्र राज्य नागालैंड है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पेनाल्टी कॉर्नर शब्द संबंध किस खेल से है? पेनाल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? तो पेनाल्टी कॉर्नर हॉकी खेल में प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो 1972 में भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है यह लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो बी.आर. अंबेडकर। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी लोकतांत्रिक देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? तो किसी भी लोकतांत्रिक देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार जो है वह उस देश की संसद के पास होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक था? तो जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जो है पश्चिम बंगाल राज्य। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 281 एंड बियॉन्ड किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो 281 एंड बियॉन्ड यह वीवीएस लक्ष्मण की आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम.एस. स्वामीनाथन जिन्हें पद्मश्री 1967 में, पद्म भूषण 1972 में और पद्म विभूषण 1989 में सम्मानित किया गया था, इनका संबंध किस क्रांति से है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो एम.एस. स्वामीनाथन इनका संबंध जो है ऑप्शन नंबर सही उत्तर हो जाएगा हरित क्रांति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक में स्थित है? तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो कि कर्नाटक में स्थित है इंपॉर्टेंट है और ये कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैगोंग त्यो या पैगोंग झील, पैगोंग त्यो या पैगोंग झील कहाँ पर स्थित है? तो पैंगोंग झील जो है यह लद्दाख में है, प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा यहाँ पर नेचर व्यू है, राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख में है। भारत में एक अनोखा मार्शल आर्ट का रूप जिसे थांग ता आर्ट कहते हैं, ये किस राज्य से संबंधित है? तो भारत में अनोखा मार्शल आर्ट रूप जिसे थांग ता के नाम से जाना जाता है यह मणिपुर राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर है।
किस अनुच्छेद के तहत किसी भी व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार की स्वतंत्रता दी गई है? तो अनुच्छेद 326 के तहत ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 326 के तहत किसी भी व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार की स्वतंत्रता दी गई है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शहर नील नदी के किनारे स्थित है? तो नील नदी के किनारे काहिरा शहर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। काहिरा शहर नील नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ललिता और नंदिनी बहनें किस वाद्य यंत्र से जुड़ी हुई हैं? तो ललिता और नंदिनी बहनें जो दोनों हैं ये वायलिन नामक वाद्य यंत्र से जुड़ी हुई हैं। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर कौन बैठा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद मौर्य सिंहासन पर बिंदुसार बैठा था। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डकवर्थ लुईस नियम का संबंध किस खेल से है? डकवर्थ लुईस नियम का संबंध किस खेल से है? तो यह क्रिकेट खेल से संबंधित है, डकवर्थ लुईस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनल मानसिंह भरतनाट्यम के अलावा कौन सा नृत्य करती हैं? तो सोनल मानसिंह भरतनाट्यम के अलावा ओडिसी नृत्य में पारंगत हैं। राइट आंसर हो जाएगा। मकर संक्रांति का त्यौहार निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है? तो मकर संक्रांति का त्यौहार सूर्य देवता को समर्पित है। किस ओलंपिक में भारत की कर्णम मल्लेश्वरी ने भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीतने वाली पहली महिला पदक विजेता के रूप में अपना नाम गौरवान्वित किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा, ये ओलंपिक था सन 2000 का सिडनी ओलंपिक। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में कहां स्थापित हुआ था? तो भारत का पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में कलकत्ता में स्थापित हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिर संगठन का भारत सदस्य नहीं है। इनमें से कौन से संगठन का भारत सदस्य नहीं है? तो भारत उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का सदस्य नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में मामा भांजा मंदिर स्थित है? तो मामा भांजा मंदिर जो है यह स्थित है छत्तीसगढ़ राज्य में। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पाल वंश के शासक धर्मपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? पाल वंश के शासक धर्मपाल ने किस वंश की स्थापना की थी? तो इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, पाल वंश के शासक ने। गोमतेश्वर मंदिर की मूर्ति भारत के कर्नाटक राज्य के किस शहर में है? तो गोमतेश्वर मंदिर की मूर्ति जो है यह भारत के कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला शहर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर है। योजना आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? तो योजना आयोग का पहला उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कौन से पुस्तक गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई है? तो गुलबदन बेगम के द्वारा इसमें से लिखित पुस्तक है हुमायूंनामा। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर है। दिगंबर और श्वेतांबर पद का संबंध किस धर्म से है? तो दिगंबर और श्वेतांबर पद का संबंध जो है यह जैन धर्म से है। जैन धर्म की ये शाखाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दरबारी कवि हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी? तो दरबारी कवि जिसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी यह था समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था जिसका नाम था हरिसेन, जिसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, छऊ नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं किया जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो छऊ नृत्य जो है यह उत्तर प्रदेश राज्य में नहीं किया जाता, बाकी पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड इन राज्यों में छऊ नृत्य देखने को मिलता है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, क्योंकि संस्कृति सभ्यता कुछ स्तर तक मिलती जुलती है तो ये नृत्य यहाँ पर इस राज्यों में जरूर देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश इससे संबंधित नहीं है। तो दोस्तों ये था आज का प्रैक्टिस सेट। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। रोज लाइव क्लास होती है मॉर्निंग में 6:30 बजे और रात में 9 बजे। आप रोज फ्री लाइव क्लास में आकर हमसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के एग्जाम जीके के नए वीडियो में। हम आपके लिए पर डे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस लेकर आते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रोज की क्लास के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम आपके लिए रोज दिन में 2 लाइव क्लास और ऑफलाइन वीडियोस लेकर आते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। सारे प्रश्न रिपीट पर पूछे जाते हैं तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है? तो राइट आंसर हो जाएगा केरल। भारतीय राज्य केरल जो है वहां पर थोरियम के भंडार मौजूद हैं। मोनोजाइट बालू में अयस्क के रूप में जो है प्रयोग की जाती है और उसमें से थोरियम निकाला जाता है।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगी हुई हैं? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगी हुई हैं? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो पश्चिम बंगाल की सीमाएं जो हैं ये लगी हुई हैं 3 देश। आपको बता दूं, उत्तर में जो है भूटान है, पूर्व में बांग्लादेश है और पश्चिम में नेपाल है। तो यहां पर 3 देश प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है? इनमें से कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा कोटा जिला राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में सबरीमला मंदिर स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? सबरीमला मंदिर कहां पर है? तो यह प्रसिद्ध है, केरल राज्य में है, अयप्पा स्वामी का मंदिर है। राइट आंसर हो जाएगा सबरीमला अयप्पा स्वामी का मंदिर केरल में स्थित है। भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? भारत में कौन से राज्य की तटरेखा जो है वह सबसे लंबी है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहां पर गुजरात राज्य प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है और ये लगभग 1600 किलोमीटर की तटरेखा है। राइट आंसर हो जाएगा भारतीय समुद्र तट का लगभग 24% हिस्सा अकेले यह तटरेखा कवर करती है। 41 बंदरगाहों से जुड़ी हुई ये गुजरात राज्य की सीमा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से सबसे अच्छा स्थान कौन सा है जहां पर जैव विविधता पाई जाती है? तो जैव विविधता से संबंधित सबसे अच्छा यहां पर स्थान जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो पश्चिमी घाट प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पश्चिमी घाट सबसे अच्छी जैव विविधता वाला घाट है। राइट आंसर हो जाएगा गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होता है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल से होते हुए कन्याकुमारी तक जाता है यह पूरा पश्चिमी घाट, और यहां पर सबसे अच्छा जैव विविधता का क्षेत्र देखा गया है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? भारत का वह कौन सा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो भारत का राज्य जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है यह है त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। त्रिपुरा के उत्तर पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश है, त्रिपुरा के पूर्व में मिजोरम और पूर्वोत्तर में असम है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है और तीसरा सबसे छोटा राज्य है त्रिपुरा भारत का। अगला क्वेश्चन है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो चलिए देख लेते हैं। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य जो है यह कर्नाटक राज्य है। ऑप्शन नंबर सही उत्तर हो जाएगा। संसार में सर्वोच्च स्थान भारतीय चंदन प्राप्त करने का आर्थिक महत्व की दृष्टि से कर्नाटक राज्य सबसे बेहतरीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर मुख्यतः किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? सिंह, जिराफ, बाइसन ये मुख्यतः किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सिंह, जिराफ और बाइसन ये घास वाले मरुस्थल, घास वाले जो जंगल होते हैं वहां पर पाए जाते हैं जहां पर घास ज़्यादा होती है, क्योंकि ये इनमें ज़्यादा अपना जो है अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं, छुप सकते हैं, खाने को भी हो जाता है ना, सारी चीज़ें होती है। घास के मैदान अंटार्कटिक को छोड़कर सभी महाद्वीपों पर पाए जाते हैं, आपको पता ही है। घास के मैदान पृथ्वी की भूमि का क्षेत्रफल के हिसाब से अगर देखा जाए तो कम से कम 30 से 60% तक का हिस्सा कवर करते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ये सभी घास वाले वनों में रहते हैं। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? तो देहरादून में राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर है भूमध्य रेखा के निकट जो है उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। सही उत्तर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वन, वर्षा वन भी कहे जाते हैं। ऐसे घने जंगल होते हैं जिनमें साल भर लगातार बारिश होती रहती है। भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र में 28 डिग्री के अंदर यही वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, परिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र का अनुपात कितने प्रतिशत होना चाहिए? तो परिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए 33.3% वन क्षेत्र अनुपात होना चाहिए।
मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क जो है तेंदुआ और चीतल के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एकमात्र अभयारण्य जहां पर कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं, तो एकमात्र अभयारण्य जहां पर कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं यह है दचिग्राम अभयारण्य। दचिग्राम अभयारण्य जो है जम्मू और कश्मीर राज्य के श्रीनगर जिले में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन है, कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है? कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा कुगटी वन्य पशु विहार जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य का दूसरा सबसे बड़ा अभयारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्ट प्रायः पशु कौन सा है? साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्ट प्रायः पशु कौन सा है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ये पशु जो है शेर की पूंछ जैसा मैकाक्यू। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो नागरहोल नेशनल पार्क जो है यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो भरतपुर पक्षी अभयारण्य राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन के जंगल को क्या कहा गया है? तो सुंदरवन के जंगलों को मैंग्रोव वन के नाम से जाना जाता है। सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहां पर स्थित है? तो भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में स्थित है। स्वच्छ, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण क्या है? तो लैंटिक आवास स्वच्छ जल समुदाय में तालाब और दलदल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? तो गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वन सुंदरवन के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कपास उगने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो कपास उगने के लिए काली मिट्टी सबसे सही मिट्टी मानी जाती है। राइट आंसर है। ऊंचे क्षेत्रों में लैटराइट मिट्टी की रचना कैसी होती है? तो ऊंचे क्षेत्रों में लैटराइट मिट्टी की रचना ऊंचे क्षेत्रों में लैटराइट मिट्टी की रचना अम्लीय प्रकृति की होती है। सही उत्तर हो जाएगा। लैटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से कहां पर पाई जाती है? तो महत्वपूर्ण रूप से लैटराइट मिट्टी जो है यह पाई जाती है मालाबार क्षेत्र में। कहां पर? मालाबार क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मालाबार क्षेत्र में अरब सागर से लगे सागर तट को मालाबार तट कहा जाता है। मालाबार तट भारत के दक्षिण पश्चिम भाग में है ना। गोवा, कर्नाटक, केरल, पूरा पश्चिमी भाग कन्याकुमारी तक फैला हुआ ये मालाबार तट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खरीफ की फसल कब काटी जाती है? सही उत्तर क्या है इस प्रश्न के लिए? तो खरीफ की फसल जो है यह सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ये काटी जाती है नवंबर के प्रारंभ में। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नवंबर के प्रारंभ में बरसात में मौसम में उगने वाली फसलें खरीफ की फसलें होती हैं, है ना। पूरे बरसात भर चलती हैं। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, है ना। तो 15 जून से बारिश शुरू हो जाती है, तो मान के चलिए जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीने रही। नवंबर के प्रारंभ में काट दी गई। तो बरसात में बोई जाने वाली फसलें खरीफ की फसलें, है ना। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लंबे रेशे वाली फसलें इनमें से कौन सी हैं? तो आपको तो ये क्वेश्चन का आंसर पता ही होगा। कपास में भी रेशे होते हैं, सन में भी रेशे होते हैं और जूट में भी रेशे होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त होती है? तो दालचीनी पेड़ के भाग के छाल से प्राप्त होती है। राइट आंसर हो जाएगा। सागौन बहुत ज़्यादा मात्रा में कहाँ पर पैदा होते हैं? तो सागौन बहुत ज़्यादा मात्रा में मध्य भारत में पैदा होते हैं। ऑप्शन नंबर सही उत्तर हो जाएगा मध्य भारत, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये जो राज्य है ये मध्य भारत का राज्य है ना। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए मध्य भारत में। तो दोस्तों ये था आज का टेस्ट सेट पेपर। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, जहां रहें जबरदस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।